ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 6 विषय विज्ञान। विज्ञान में आज हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाने के पाठ के अंतर्गत हम लोग विद्यार्थी मित्रों देखेंगे कि हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं अनेक प्रकार के जो पदार्थों से बनी होती हैं। कुछ लकड़ी से, कुछ प्लास्टिक से, कुछ कांच से, हर एक बहुत से विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो उन पदार्थों के अनेक गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर हम उन्हें समूहों में बांटते हैं। जैसे कि कुछ पदार्थ होते हैं तो कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, जबकि कुछ चमकदार नहीं होते हैं। कुछ चिकने होते हैं तो कुछ खुरदुरे होते हैं, कुछ मुलायम तो कुछ कठोर होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, जल में विलय होते हैं, जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि पानी में डालो तो वो घुलते नहीं हैं, उसे अविलेय कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपारदर्शी होते हैं, उनके आर पार हम नहीं देख सकते, लेकिन कुछ पदार्थ पारदर्शी होते हैं। तो इसी प्रकार उनके गुणों के आधार पर हम उनके अलग अलग समूह बना सकते हैं। तो पदार्थों के उनके गुणों की समानताओं और उनकी विभिन्नताओं के आधार पर हम उन्हें अलग अलग समूहों में बांटते हैं। उसी के बारे में इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है, यानी भिन्नता है। हर प्रकार स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने की बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इन सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यानी गोल कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं उसके आधार पर उनका अलग समूह बन गया। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तु को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। अगर हम बोले कि ऐसी वस्तु बताओ जिसे हम खा सकते हैं, तब उस सूची में हम अलग प्रकार के सामान सम्मिलित करेंगे, जिन्हें हम अध्याय 1 की सारणी में 1.1 और 1.2, 1.3 में देख चुके हैं। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। जैसे हमने कहा गोल, तो गोल में वो सेब, संतरा भी आ सकता है, और अगर हम अलग से बोले कि और गेंद भी आ सकता है। लेकिन अगर हम खाने की वस्तुओं के समूह में कहें तो वो सेब आपके खाने की वस्तुओं में भी आ सकती है। इस प्रकार से वो दो चीज़ों में उसके गुण मिल जाते हैं। इस तरीके से भी हो सकता है। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहें। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप या नलियाँ तथा इस प्रकार की बहुत सी वस्तुओं का इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं की समूह में उनकी आकृतियाँ तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उनके आधार पर बांटा गया है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों की बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा की हो सकती हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? चलिए इसके लिए हम लोग क्रियाकलाप 1 पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1 में आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर के प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? जैसे हो गया चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। ये सारी वस्तुएं हमने इकट्ठी की। अब इसके साथ हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, कक्षा के कमरे में हम ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए जैसे दीवार हो गया, वृक्ष हो गया, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें इत्यादि। इस संग्रह से हम उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी की बनी हों।
इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं, कागज का अलग और लकड़ी का अलग रख सकते हैं। इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हो सकती हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इस प्रकार हम खाना पकाने के उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। यानी कि ऐसा भी होता है कि कुछ वस्तुएं, जैसे हमने कहा कि कठोर वस्तुओं को अलग करो, तो कठोर में आपका ये ईंट आ गया, लकड़ी आ गया, लोहा आ गया। इसी तरीके से फिर हम कहें कि अगर फर्नीचर में उपयोगी वाले सामानों का लिखे तो प्लास्टिक आ गया, लकड़ी, तो लकड़ी दोनों चीज़ों में आ गया, कठोर में भी आ गया और फर्नीचर बनाने में भी। तो इस तरीके से गुणों के आधार पर हम दो चीज़ों में भी वो उसकी समानताएं मिल सकती है। अब हम कुछ योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तु संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श करिए। इसके लिए अब हम लोग क्रियाकलाप 2 करेंगे। कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। यहाँ पे हमने कुछ सूची बनाया, जैसे कि प्लेट, तो इस्पात किसके बने हुए हैं? इस्पात के, कांच के, प्लास्टिक के। पेन किसका बना है? प्लास्टिक का और धातु का। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरी सूची है लकड़ी का, तो कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इनके पहिए। कागज़ से बने हुए पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, कैलेंडर, खिलौने इत्यादि। चमड़े से बने हुए उसमें आएगा आपका पर्स आएगा, बेल्ट हो सकता है, जूते हो सकते हैं, इस तरीके से। प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक के पेन आते हैं, हेयर बैंड आते हैं और प्लास्टिक का कवर आता है। इस तरीके से सामान उसमें डालेंगे। फुल पट्टी आती है। रुई से बने हुए सामान, तो रुई से गद्दे, तकिए, रुई के खिलौने में भी भरे जाते हैं ना, तो वो हो गए। तो इस तरीके से उनकी अलग अलग प्रकार की सारणी हमें बनानी पड़ती है। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, ऐसा भी होता है, और ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है, और फिर भी एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तु बनाई जा सकती है। यह कैसे निश्चित की जाएगी कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? जैसे प्लेट बनता है तो प्लेट कांच का भी बनता है, प्लास्टिक का भी बनता है और स्टील का भी बनता है। इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे स्टील लिया तो स्टील से बहुत सी चीज़ें, खाली प्लेट ही नहीं और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। तो इस तरीके से किसी एक पदार्थ से बहुत सी चीज़ें बनती है, या बहुत सी चीज़ें हैं वो कोई एक चीज़ लिए और वो बहुत सी चीज़ों से भी बन सकती है, ऐसा भी होता है। तो विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमें पदार्थों के गुण के बारे में पहले जानना पड़ेगा। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता है? तो क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, आप लोग जानते हैं कि गिलास में ज़्यादातर पानी, दूध पीते हैं, तो वो तरल पदार्थ हम लोग गिलास में पीते हैं। कपड़े का अगर बना होगा तो क्या होगा कि कपड़े से तो पानी का पूरा छन करके निकल आता है, तो उसमें पानी टिक नहीं सकता, इसलिए हम लोग कपड़े का नहीं बना सकते। तो उसके लिए कोई ठोस ही वस्तु का आवश्यकता पड़ती है। कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और ध्यान में रखिए कि गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा ऐसे पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकते हों। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, क्योंकि खाना बनाने के लिए अगर हम कागज़ के पात्र का उपयोग करेंगे तो वो तो कागज़ से वो आग से जल जाएगा वो कागज़, तो इसलिए उस कागज़ का पात्र नहीं बना सकते। उन पदार्थों के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? इसके लिए हम लोग नीचे यहाँ पे पढ़ेंगे आगे क्रियाकलाप वगैरह में। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, जैसे लकड़ी लोहा से बिल्कुल अलग होता है, लोहा तांबे और एल्युमिनियम से अलग दिखता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्युमिनियम की कुछ समानताएं होती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। जैसे कि विभिन्न पदार्थ गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चॉक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए।
क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीली पदार्थों का एक समूह में पृथक कर लेंगे। तो हमने लिया गत्ता लिया, लकड़ी लिया, तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार। तो जिसमें से तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार, ये चमकता हुआ एल्युमिनियम की शीट, ये चमकीला रहेगा, लेकिन गत्ता और लकड़ी चमकदार नहीं होंगे और चौक के टुकड़े। इसी तरह उनका अलग अलग समूह बनाना है। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित किया जाएगा। क्या अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे ही संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में पदार्थों, जैसे हम लकड़ी को कितना भी काटे, किसी भी प्रकार से काटे, लेकिन वो चमकीला हमें नहीं दिखाई पड़ सकता है। द्युतिमान तथा द्युतिहीन पदार्थ की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर देख सकते हैं। जैसे अगर लोहे का है तो उसको अगर हम रगड़ें तो उसमें चमक हमें दिखाई पड़ेगी, लेकिन लकड़ी को कितना भी रगड़ें फिर भी वो चमकवान नहीं दिखाई पड़ती है। पदार्थ जिसमें इस प्रकार की द्युति यानी चमक हो वह धातु के होते हैं। धातु जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना ये धातु के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं, वो प्रकाशहीन हो जाती हैं, यानी चमक नहीं रहता उनके अंदर। ऐसा उन पर वायु और उनकी नमी के कारण होता है। जैसे लोहा काला काला हो जाता है, उसमें चमक नहीं होती, लेकिन अगर उसको हम रगड़ें और या फिर उसको बीच में से काटें तो वो हमें चमकीला दिखाई देता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठ पर ही चमकीलापन दिखाई देता है। जब आप किसी लोहा अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों को, ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें, वह चमकदार होता है कि नहीं, तो वो चमकता रहता है, क्योंकि धातु हमेशा अधिकतर चमकीले होते हैं। इसके बाद है कठोरता। ये तो चमक के आधार पर हमने बांटा कि कौन सा चीज़ चमकीला है, कौन सा नहीं है। इसी तरह से कठोरता के आधार पर जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उसमें से कुछ को दबाना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़न हो जाते हैं, यानी दब जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। यानी धातु की चाबी से हम लकड़ी को, एल्युमिनियम को, पत्थर को, कील को, मोमबत्ती, ये सब को खुरचने का कोशिश करेंगे। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खुरच सकते हैं, जैसे हम लोग मोमबत्ती पर, फिर चौक पर और लकड़ी पर इसको थोड़ा खुरच सकते हैं, लेकिन वही हम पत्थर और एल्युमिनियम पर जल्दी नहीं खुरच पा सकते। जबकि कुछ अन्य पदार्थों पर आसानी से नहीं खुरचा जा सकता। वे पदार्थ उन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जिसको हम आसानी से खुरच सकते हैं वह कोमल कहलाता है, जबकि अन्य पदार्थ जिसे संपीड़ित करना कठिन होता है वो कठोर पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर होता है। दिखावट में पदार्थ के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे चमक, द्युति यानी चमक, कठोरता, रुच यानी खुरदरापन अथवा चिकना होना। क्या अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हो? ये तो चमक और कठोरता और मुलायम के आधार पर हो गया, लेकिन कुछ पदार्थ और ऐसे होते हैं जिनको हम अलग समझ सकते हैं। वो होते हैं विलेय और अविलेय, यानी पानी में घुलने वाला और न घुलने वाला। कुछ ठोस पदार्थ जैसे कि चीनी, नमक, चौक का पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने को इकट्ठा करेंगे। कांच में 5 गिलास पानी लेंगे। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग जल से भरेंगे। पहले गिलास में कुछ मात्रा में यानी चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाएंगे, यानी सभी में थोड़े थोड़े सारी चीज़ें मिलाया। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए, यानी धीरे धीरे चलाकर उसको पूरा घोल देंगे। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए, यानी उसके बाद अब हम देखेंगे कि सारे पदार्थ क्या जल में मिल गए या नहीं जल मिले। उसके बाद हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा कि कुछ पदार्थ जो है वो जल में पूरी तरह से घुल जाता है और लुप्त हो जाता है, और हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय है। जो पूरी तरह से घुल गया वो जल में विलय है। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रण नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, यानी बार बार हम चम्मच से हिलाएं फिर भी वो पानी में घुलते नहीं हैं। ये पदार्थ जल में अविलय होते हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव्य भी जल में विलीन हो जाते हैं?
जैसे नींबू का रस हो गया, सिरका हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ये सारी चीज़ें भी हम पानी में डालते हैं तो वो मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी द्रव्य वाली ही चीज़ें ऐसी हैं कि हम पानी में डालते हैं लेकिन फिर भी वो घुल नहीं पाता है। जैसे कि इसके लिए क्रियाकलाप 5 को देखेंगे। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, अन्य किसी द्रव्य के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसमें आधा जल से भर देंगे। अब इसे चम्मच भरकर कोई द्रव्य मिलाएंगे और भली भांति विलोड़ित करेंगे। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। प्रेक्षण कीजिए, क्या यह द्रव्य जल के साथ मिश्रित हो जाता है? यानी इसमें जिस तरीके से हमने ठोस के लिए अलग अलग प्रकार का गिलास लिया और उसमें मिलाया, उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार का अलग अलग गिलास लेंगे और उसमें थोड़ा पानी डाल करके फिर उसमें सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सब डाल करके चम्मच से चला करके देखेंगे। थोड़ी देर में आपको सिरका और नींबू का रस तो पानी में घुला हुआ आपको मिलेगा, जो कि दिखाई नहीं पड़ेगा, वो यानी कि मिल गया, घुल गया उसमें। लेकिन सरसों का तेल या ये नारियल का तेल है या मिट्टी का तेल है, ये आपको पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई पड़ेगा। जितने अधिक द्रव्य आपको उपलब्ध हो सके उनका लेकर के प्रयोग में देखेंगे तो इसमें क्या दिखाई पड़ेगा कि कुछ द्रव्य जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य जो द्रव्य है वो जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसा छोड़ देने पर भी वो अपना अलग एक परत बना लेते हैं, जैसे कि तेल का मैंने बताया। अब इसके लिए एक चार्ट यहाँ पे बना हुआ गया है। जैसे कि सिरका वो पूरी तरह से उसमें घुल जाता है, नींबू का रस पूरी तरह से घुल जाता है, जबकि सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन तेल पानी के ऊपर तैरता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। कुछ गैसें भी जल में विलय होती हैं जबकि अन्य गैस नहीं होती है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी को पता है कि पानी में ऑक्सीजन गैस होता ही है, जो कि पानी के अंदर रहने वाले जीव जैसे कि मछली हो गए, मेढक हो गए, तो इन सभी को जीवन देने का काम करता है, यानी उन पानी के अंदर में वो सांस लेने का कार्य पानी से कर लेते हैं। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। अब एक अलग प्रकार की वस्तु का समूह बनता है, वो है जैसे कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी डूब जाती है। उसके आधार पर यहाँ पे हम लोग अगला क्रियाकलाप देखेंगे। तो जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो सकते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रव्यों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इसमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वो जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। कुछ अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियाँ, वह कंकड़ जो आप इस तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? आप अब उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य पदार्थ जैसे कि तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? तो इसके लिए अलग अलग प्रकार का परीक्षण होगा। जैसे कि पानी में पत्ते डालें तो पत्ता तैरता रहेगा, लेकिन कंकड़ पत्थर डालने पर वो डूब जाता है। इसी प्रकार से आप अपने घर पे भी अन्य पदार्थों को देखकर, प्लास्टिक की चीज़ें लिए तो वो ऊपर हमें तैरती हुई दिखाई पड़ी, लेकिन वही अगर हम लोखंड की चीज़ें लिए या स्टील की चीज़ें लें और पानी में डालें तो वो डूब जाती है। इस प्रकार से उसका अलग अलग प्रकार का समूह हो सकता है, जिसमें चाबी, पैसे, सिक्के वगैरह डालो तो वो डूबे हुए मिलेंगे। कागज़ या प्लास्टिक के टुकड़े या फिर पत्ते ये डाल करके देखिए तो आपको तैरते हुए मिलेंगे। इसी प्रकार से अलग प्रकार का एक पदार्थ है पारदर्शिता के आधार पर हम उसका समूह का वर्गीकरण करेंगे। तो पारदर्शिता, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमें आर पार दिखाई पड़ते हैं और कुछ पदार्थ से हमें आर पार दिखाई नहीं पड़ता है। उसके आधार पर भी हम उसका अलग अलग समूह बना सकते हैं। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरे को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किए? नहीं, क्योंकि वो कांच का होता है तो कांच से हमें आर पार दिखाई पड़ेगा, लेकिन वही दरवाजे के पीछे छिपे हैं अगर तो वो लकड़ी का होता है, उससे हम आर पार नहीं दिख सकते। इसलिए ऐसे जगह को हम लोग चुनते हैं जहाँ जिसके आर पार हम दिखाई न पड़ सकें।
उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी जिसके आर पार हम देख सकते हैं वो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक की पदार्थें जो हैं वो पारदर्शी होते हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ या अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक को पारदर्शी पदार्थों में रखना अधिक पसंद करता है ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिन्हें होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, जैसे बोरी के अंदर रखा है या थैले के अंदर रखा है कपड़े के, तो हम आर पार नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स या गत्ते के डिब्बे या धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातु जो है वो अपारदर्शी होते हैं, इसलिए ये अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण के रूप में हम इनको गिनते हैं। क्या आप यह बता सकते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शियों में समूहित कर सकते हैं, यानी अलग अलग उनका वर्गीकरण कर सकते हैं? इसके लिए क्रियाकलाप 6, कागज की एक शीट लेंगे, इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए।